ओए सुन, पढ़ना है तुझे या बस टाइम पास करते रहेगा? तुझसे पढ़ के ही तो मुझे टॉप करना है, पढ़ा देना यार। वेलकम बैक टू आफिया फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। और समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसपे इंसान का मूड इमोशंस नॉर्मल इंसान के कंपेयर में ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अफेक्ट रहता है। एक नॉर्मल इंसान कभी खुश होता है, कभी सैड होता है, कभी किसी बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये इमोशंस टेम्परोरी होते हैं और थोड़े टाइम बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में अगर इंसान दुखी है तो वो बहुत लंबे समय तक दुखी रहता है। सैडनेस एक्सट्रीम लेवल पर फील होती है। ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी का कोई होप नहीं बचा। अंदर से बिल्कुल एम्प्टी फील होता है। इस सैडनेस की वजह से डेली लाइफ, पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब हो जाता है। अगर डिप्रेस इंसान कभी थोड़ा खुश हो भी गया तो वो फिर से दुखी हो जाता है। ये खुशी काफ़ी टेम्पररी होती है और इंसान फिर से सैड हो जाता है। और इंसान डिप्रेशन में बेवजह गुस्सा भी करने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। डिप्रेस इंसान कभी कभी बेवजह चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो अपने अंदर के स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल पेन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये गुस्सा अक्सर बाहर की सिचुएशन की वजह से नहीं आता, बल्कि अंदर चल रहा मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की वजह से आता है। डिप्रेशन का मेन पैटर्न होता है एक्सट्रीम सैडनेस फील होना, गुस्सा आना, मूड अक्सर लो रहना, होप उम्मीद कम हो जाना, होपलेसनेस फील होना, एनर्जी और इंटरेस्ट उन चीज़ों में भी नहीं रहना जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी। इंसान छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका डेली लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसका रिलेशनशिप अफेक्ट होता है। अगर ये कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इंसान को सुसाइडल थॉट भी आने लग जाते हैं। देखो लिखा है, डिप्रेशन इज डिफाइंड एज मूड डिसऑर्डर characterized by feeling of sadness, hopelessness, loss or anger that interfere with person's everyday activities that can lead to suicide also. ओवरऑल सिंपल वे में समझा जाए तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। अब सवाल आता है कि मूड डिसऑर्डर मतलब होता क्या है। तो मूड डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें इंसान का मूड यानी इमोशंस नॉर्मल इंसान के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक अफेक्ट रहता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान अगर सैड होता है तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में अगर कोई इंसान सैड है तो सैडनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फील होती है। ऐसा लगता है ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर डिप्रेस इंसान कभी कभी खुश हो भी जाता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो टेम्प्रोरी होता है, फिर से वो इंसान दुखी हो जाता है। डिप्रेशन में मूड का बैलेंस बिगड़ जाता है और ज़्यादातर इंसान सैड रहता है। इस वजह से डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर कहा जाता है। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जैन, तुम दोनों रोज शाम को गेड़ी मारने जाते हो, हर वीकेंड बाइक राइड पे जाते हो। जैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाता है, मतलब ओवरऑल जैन एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी रहा। लेकिन अचानक से एक फेज आता है इसमें उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसके पापा का डेथ हो जाता है, उसका बिजनेस फेल हो जाता है। इन सब के होने के बाद जैन के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, दोस्तों के साथ बैठना, महफिल सजाना बंद कर देता है, वीकेंड पे बाइक राइड पर जाना छोड़ देता है, ज़्यादातर टाइम अकेले रूम में बिताता है, बहुत ज़्यादा सैड रहता है और कम ही हंसता है। कभी कहता है उसने मुझे छोड़ दिया, कभी कहता है मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सब डिप्रेशन के एक सिम्टम है। अब यहाँ से डिप्रेशन को समझो। पहले जब जैन डिप्रेस नहीं था तब उसका मूड नॉर्मल था, कभी खुश कभी थोड़ा सा दुखी, लेकिन फिर से नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अब वो लंबे टाइम तक दुखी रहता है। उसका मूड, उसका इमोशंस का बैलेंस बिगड़ गया है। वो दुख को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से फील कर रहा, इसलिए डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर कहते हैं। जैन को ज़िंदगी में उम्मीद, होप नहीं दिख रही, उसे होपलेस फील हो रहा। उन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है जो पहले पसंद थी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। इसकी वजह से उसकी पढ़ाई, एग्ज़ाम सब इफ़ेक्ट हो रहा। मतलब डिप्रेशन डेली लाइफ की एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा। अगर उसको इस स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसको सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं।
आई होप तुमको अब समझ आ गया होगा कि डिप्रेशन क्या होता है। देखो लिखा हुआ है कि डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब इसमें मूड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। और इसमें क्या फील होता है, सैडनेस फील होता है, होपलेसनेस फील होता है, लॉस फील होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इंसान का डेली लाइफ का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। और अगर इसको ठीक नहीं किया गया, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दी गई, तो इंसान को सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेस इंसान सुसाइड तक कर लेता है। अब आते हैं टाइप ऑफ डिप्रेशन पे। डिप्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजीनस डिप्रेशन, एंडोजीनस डिप्रेशन। एक्सोजीनस डिप्रेशन को समझने के लिए इसको 2 वर्ड में ब्रेक करो। एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल, जीनस मतलब होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। जीनस को इजी वे में समझो तो जीनस मतलब होता है काउज, रीजन। तो वो डिप्रेशन जो एक्सटर्नल काउज, एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है, उसको एक्सोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। अब देखो एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल काउज बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेनली 2 टाइप के एक्सटर्नल काउज होते हैं, एक तो ट्रॉमा होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। अब ट्रॉमा बहुत वजह से हो सकता है इंसान को। एक तो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर का डेथ हो गया, या फिर कई बार लड़की का मोलेस्टेशन हो जाता है या रेप हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है इंसान को। दूसरा है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किस चीज़ का होगा, ये हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका जॉब अच्छा नहीं है, आपकी बंदी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो ये सब रीजन से स्ट्रेस हो सकता है। मतलब ओवरऑल वो डिप्रेशन जो एक्सटर्नल काउज, एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है, उसको एक्सोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रीजन मेनली 2 होते हैं, एक ट्रॉमा। अब ट्रॉमा क्यों होगा, आपने चाइल्ड एब्यूज देखा है, आपने देखा है कि आपके पापा आपकी मम्मी को बचपन में बहुत मारते थे, या फिर आपके पापा आपको ही बहुत एक्सट्रीम मारते थे, या किसी लड़की का मोलेस्टेशन हो जाता है या रेप हो जाता है, तो ये सब वजह से ट्रॉमा हो सकता है। या फिर आपके क्लोज वन का, बहुत जो क्लोज वन था उसका डेथ हो गया, तो उस वजह से ट्रॉमा हो सकता है। या फिर स्ट्रेस। अब स्ट्रेस बहुत चीज़ का होता है, पढ़ाई का होता है, जॉब का होता है, रिलेशनशिप का होता है, पैसों का होता है स्ट्रेस। तो ओवरऑल वो डिप्रेशन जो एक्सटर्नल काउज, एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है, उसको एक्सोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रीजन मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ट्रॉमा, दूसरा स्ट्रेस। अपने जैन भाई को बताओ कौन सा डिप्रेशन था, उसको एक्सोजीनस डिप्रेशन था। अब आते हैं इंडोजीनस डिप्रेशन पे। इसको भी समझने के लिए इसको 2 वर्ड में ब्रेक करो। इंडो मतलब होता है इंटरनल, जीनस मतलब होता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। जीनस मतलब इजी वे में बोले तो काउज होता है, रीजन होता है। तो वो डिप्रेशन जो इंटरनल काउज, इंटरनल रीजन की वजह से होता है, उसको इंडोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। अब इंटरनल कॉज क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया। देखो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, जब इन केमिकल्स में लोचा हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो एक रीज़न तो ये होगा कि बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो गया। दूसरा रीज़न जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, मतलब आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी को अगर डिप्रेशन था तो आपको भी हो सकता है, बिकॉज एक जीन होता है डिप्रेशन का जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र करते जाता है, तो उस वजह से भी आपको इंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है। मतलब ओवरऑल वो डिप्रेशन जो इंटरनल काउज, इंटरनल रीजन की वजह से होता है, उसको इंडोजीनस डिप्रेशन कहते हैं। इंटरनल काउज, इंटरनल रीजन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो बायोकेमिकल इम्बैलेंस, मतलब आपके दिमाग में केमिकल का लोचा हो गया है, केमिकल का इम्बैलेंस हो गया है, तो भी आपको इंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, मतलब आपके पापा, दादा, दादी को भी अगर डिप्रेशन था तो आपको भी डिप्रेशन हो सकता है, बिकॉज एक डिप्रेशन का जीन होता है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र कर जाता है। अगर वो जीन ट्रांसफ़र होके आप में आ गया है, तो आपको भी इंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है। अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है सिम्पटम। तो सिम्पटम क्या है डिप्रेशन के, वो देखते हैं। पहला है सैडनेस, आपको बहुत दुखी फील होगा। होपलेसनेस, मतलब ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं दिखेगी। एंगर, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आएगा। फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट महसूस होगी। एम्पटी, अंदर से खाली-खाली फील होगा। सुसाइडल थॉट्स आएँगे। इंसोम्निया, ये एक ऐसा कंडीशन है जब इंसान को नींद नहीं आती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंसोम्निया। आपने देखा होगा बहुत लोग नींद की दवा लेके खाते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए,
तो वो किस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इनसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जब इंसान को नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं इनसोम्निया। फटीग, थकान महसूस होगी, हेडेक, सर में दर्द होगा, एंजाइटी मतलब बेचैनी होगी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट मतलब किसी भी काम पर आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ पे। इस वजह से आपका एग्ज़ाम में नंबर भी कम आने लग जाएँगे। देखा होगा कोई भी अगर इंसान डिप्रेस है तो उसके नंबर एग्ज़ाम में अपने आप कम आने लग जाते हैं, क्योंकि वो इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता। एक होगा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, आपके पाचन शक्ति कम हो जाएगी, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जो कि डिप्रेशन में होता है। अब आते हैं इटियोलॉजी, मतलब काउज क्या है, रीजन क्या है डिप्रेशन का। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, मतलब अगर आपके पापा, दादा, दादी किसी को भी डिप्रेशन था तो आपको भी हो सकता है, बिकॉज डिप्रेशन का एक जीन होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर डिप्रेशन का जीन आप में भी आ गया है तो आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप का केमिकल होता है जो ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाता है। तो जब आपके दिमाग में केमिकल का लोचा हो जाता है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। थर्ड है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रेगनेंसी, सेकंड है मीनोपॉज। मीनोपॉज एक ऐसा स्टेज होता है फीमेल के लाइफ में जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, मतलब फीमेल बॉडी में जब पीरियड आना रुक जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। और ये जनरली 45 से 50 ईयर्स के बाद होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस थायराइड की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी भी इंसान में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। और हार्मोन इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, थायराइड। बट इसके अलावा भी हार्मोन इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजन होते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, आपने बहुत लोग को देखा होगा जो हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। जब आप इतना नेगेटिव सोचोगे तो ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में चल जाओगे। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हो जाना जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चल जाओ, जैसे किसी लड़की का रेप हो जाना, मोलेस्टेशन हो जाना, या तो फिर डिवोर्स हो जाना, या तो फिर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या फिर किसी लव वन का डेथ हो गया। ये सब स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट के एग्जाम्पल्स हैं और इस वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। अल्कोहल एब्यूज, हद से ज़्यादा शराब पीने की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चल जाता है। ड्रग एब्यूज, आपने बहुत लोग को देखा होगा या टीवी पे सुना होगा जो ड्रग का एब्यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको बहुत हाई फील होता है, लगता है कि एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड जा चुके हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट ये लॉन्ग टाइम में आप जब देखोगे बहुत ज़्यादा, जब आप ड्रग एब्यूज कर लोगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, अगर कोई इंसान को पहले किसी भी टाइप की दिमागी बीमारी थी तो उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब आप बचपन में कुछ ऐसा विटनेस कर दिए जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज, या फिर आपके माँ बाप आपको बेवजह बहुत ज़्यादा मारते थे, तो ये सब चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है फ्यूचर में। अब समझते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन, मतलब किस प्रोसेस से डिप्रेशन का डेवलपमेंट होता है। उससे पहले एक कहानी सुनो। रिया एक लड़की है जो बचपन से थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी सेंसिटिव थी और उसके घर में पहले भी दादा और पापा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर चुके थे। लेकिन रिया की लाइफ बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, अच्छी चल रही थी रिया की लाइफ। लेकिन अचानक से एक दिन एग्जाम का प्रेशर आता है, घर की जिम्मेदारी आती है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है। अब रिया के बॉडी में अलार्म ऑन हो गया है। रिया का दिमाग बोल रहा कि डेंजर है, संभाल के रहना। बॉडी में पूरे अलार्म बज रहा। शुरू में ये अलार्म हेल्पफुल रहता है, रिया अलर्ट हो जाती है, नींद कम हो जाती है, काम समहाउ हो जाता है, एग्जाम अच्छे से चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये बॉडी में अलार्म बंद होता ही नहीं है, अलार्म बजता रहता है, बजता रहता है। स्ट्रेस खत्म होने के बाद भी बॉडी में ये अलार्म ऑफ नहीं होता। रिया चाहे अकेले बैठी हो, उसका दिमाग हमेशा टेंशन मोड में रहता है, हमेशा स्ट्रेस रहता है उसका दिमाग। रोज रोज अलार्म बजने से दिमाग के इम्पोर्टेंट पार्ट थक गए हैं। जो पार्ट यादें और इमोशन संभालते थे वो वीक हो गया है।
जो पार्ट लॉजिकल सोचता था, डिसीजन लेता था, वो स्लो हो गया है। जो पार्ट डर और नेगेटिव फीलिंग को हैंडल करता था, वो ओवर एक्टिव हो गया है। रिया खुद से बोलती है, मैं छोटी छोटी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर देती हूँ। अब रिया को खुश रहना मुश्किल हो गया है। जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी अब बेकार लगने लगी हैं। एनर्जी कम हो गया है, पर कोई एक वजह समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, हर इंसान के माइंड में रिपेयर सिस्टम होता है। नॉर्मली दिमाग हर प्रॉब्लम के बाद खुद को रिपेयर कर लेता है, पर यहाँ रिया का दिमाग इतना थक चुका था कि नया पॉजिटिव सोच बनाना मुश्किल हो गया था। पुरानी नेगेटिव बात रिपीट होने लगी थी। रिया रोज उदास रहती थी, बिना वजह गिल्ट फील करती थी, खुद को कमजोर समझती थी, और धीरे धीरे वो एक स्टेज पर पहुंच गई जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। देखो, पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन समझो इस कहानी के थ्रू। पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन मतलब हुआ किस प्रोसेस से डिप्रेशन का डेवलपमेंट होता है। देखो, रिया एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी, बट एक सच्चाई थी कि उसके घर में उसके पापा दादा को पहले से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रिया के पास भी डिप्रेशन का जीन आ गया था, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होके। बट फिर भी रिया की लाइफ अभी भी एकदम नॉर्मल थी। बट अचानक से एक दिन एग्जाम का प्रेशर आता है, घर की जिम्मेदारी आती है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, सब कुछ एक साथ हो रहा, जिसकी वजह से रिया को काफ़ी स्ट्रेस होने लगा। अब रिया में दो चीज़ दिख रहा, एक तो जेनेटिक्स, मतलब उसके पापा और दादा को डिप्रेशन था, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से वो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, तो रिया में भी डिप्रेशन का जीन आ गया था। और दूसरा, इस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा, और डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेप ही होता है, पैथोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है कि मतलब होता यूँ है ना कि या फिर जेनेटिक फैक्टर हो, या तो फिर स्ट्रेस हो, या फिर हार्मोनल चेंज हो, उसकी वजह से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट यहीं से होता है कि कोई भी ऐसा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, मतलब कोई ऐसा रीजन हो, कोई ऐसा काउच है जहाँ से डिप्रेशन स्टार्ट हो। तो रिया में दो रीजन तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक जेनेटिक फैक्टर, दूसरा स्ट्रेस, तो उसका डिप्रेशन स्टार्ट हो गया है समहाउ। और जैसे ही रिया इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती है तो उसके बॉडी में एक अलार्म बजता है। अब वो अलार्म क्या करता है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब तुमको पता है ये जो बॉडी में अलार्म बज रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है HPA एक्सिस। और ये क्या करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। शुरू में ये अलार्म हेल्पफुल रहता है, ये रिया को अलर्ट कर देगा, नींद कम हो जाएगी, काम समहाउ हो जाएगा, एग्जाम अच्छा चला जाएगा। बट पता है प्रॉब्लम कब होती है, जब ये अलार्म ऑफ नहीं होता है। और जब ये अलार्म, जिसका नाम HPA एक्सिस है, रिया के बॉडी में ऑफ नहीं होता, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। और यही हमारा पैथोजेनेसिस का सेकंड स्टेप है, HPA एक्सिस का हाइपर एक्टिवेशन हो जाना। माइंड में रोज रोज अलार्म बजने की वजह से दिमाग का इम्पोर्टेंट पार्ट थक जाता है, मतलब जो पार्ट यादें रखता था, इमोशंस को संभालता था, वो वीक हो जाता है, मतलब हिप्पोकैम्पस वीक हो जाता है। जो पार्ट लॉजिकल सोचता था, डिसीजन लेता था, वो वीक हो जाता है, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है। जो पार्ट नेगेटिव फीलिंग को सोचता था वो ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, मतलब ओवरऑल ब्रेन डैमेज हो जाता है। यही हमारा थर्ड स्टेप है। और ब्रेन के डैमेज होने का मतलब है हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाना, और अमिगडाला का ओवर एक्टिव हो जाना। रिया खुद से पूछती है, मैं छोटी छोटी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। अब रिया के लिए खुशी फील करना मुश्किल हो गया है। अब वो बहुत दुखी रहती है, वो खुश हो ही नहीं पा रही, उसकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन बंद हो गया है बनना। मतलब आपको पता है, मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी हो गई है, यही था हमारा स्टेप 4। और आपको पता होगा कि नॉर्मली दिमाग हमारी हर प्रॉब्लम के बाद खुद को रिपेयर कर लेता है, पर यहाँ दिमाग इतना थक चुका है कि नया पॉजिटिव सोच वो सोच ही नहीं पा रहा। पुरानी बातें, नेगेटिव बात दिमाग में बार बार रिपीट हो रही। और इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि हमारे ब्रेन में BDNF और न्यूरोप्लास्टिसिटी डिक्रीज हो गया है। यही है हमारा फिफ्थ स्टेप। अब रिया के बॉडी में ऑलरेडी 5 स्टेप्स हो चुके हैं। अब उसका मूड बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट रहता है,
मतलब रिया रोज उदास रहती है, बिना वजह गिल्ट फील करती है, खुद को कमजोर समझती है। अब धीरे धीरे वो स्टेज आ जाएगा जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। आई होप पैथोजेनेसिस आपको समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो, पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है किस प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है डिप्रेशन का। तो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि कोई इटियोलॉजी चाहिए होता है, कोई कॉज चाहिए होता है, कोई रीजन चाहिए होता है जहाँ से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। रिया के केस में स्ट्रेस था काउज, और उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स था जिसकी वजह से उसका डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। जेनेटिक फैक्टर इसलिए था क्योंकि उसके पापा और दादा को ऑलरेडी डिप्रेशन था, तो उसमें भी डिप्रेशन का जीन आ गया था। बट इन जनरली फर्स्ट स्टेप में होता यूँ है ना कि बहुत सारे इटियोलॉजी हो सकते हैं। बट एग्जाम्पल दे तो स्ट्रेस हो जाता है, उसके बाद जेनेटिक फैक्टर हो जाता है, या हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, या बट इसके अलावा भी और भी इटियोलॉजी जो मैंने पूरा पढ़ाया है आपको, कोई भी इटियोलॉजी कोई भी कॉज हो सकता है। बट यहाँ रिया के केस में जेनेटिक फैक्टर है और स्ट्रेस है, तो ये फर्स्ट स्टेप था। जैसे ही रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसके बॉडी में अलार्म बजने लगता है। अब इस अलार्म का जो नाम है वो है एचपीए एक्सिस। और ये अलार्म क्या करता है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन को रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। बट जैसे ही उसकी बॉडी में अलार्म बजता है तो सब कुछ सही हो जाता है, वो पढ़ाई पे और ज़्यादा फोकस हो जाती है, वो अपना काम कर लेती है। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये अलार्म बॉडी में बजना बंद ही नहीं होता है, बजते रहता है बजते रहता है, मतलब एचपी एक्सिस हाइपर एक्टिव हो जाता है। और यही है स्टेप 2 हमारे पैथोजेनेसिस का। और पता है अलार्म के लगातार बजने की वजह से, मतलब एचपी एक्सिस के हाइपर एक्टिव हो जाने की वजह से हमारे ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाता है। मतलब हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। अब हिप्पोकैम्पस का काम क्या था, बातों को याद रखना, इमोशंस को संभालना। जैसे हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाएगा तो हम भूलने लग जाएंगे, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ भी फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा सैड फील होगा, बहुत दुखी फील होगा, क्योंकि हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है, वही इमोशंस को रेगुलेट करता था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का क्या काम होता है, लॉजिकल सोचना, डिसीजन लेना। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे डैमेज हो जाएगा तो हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाएगा। ये क्या काम करता था, ये नेगेटिव फीलिंग को रेगुलेट करता था। अब एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाएगा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे। तो यही था हमारा थर्ड स्टेप, कि ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एचपी एक्सिस हाइपर एक्टिव हो गया है, इसलिए हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। स्टेप कि ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एचपी एक्सिस हाइपर एक्टिव हो गया है, इसलिए हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब रिया के लिए खुश रहना मुश्किल हो गया है, पहले उसे जो चीज़ अच्छी लगती थी अब वो भी अच्छी नहीं लगती। और पता है ये क्यों होता है, ये मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और यही है हमारा फोर्थ स्टेप। और आपको पता होगा कि नॉर्मली हमारा दिमाग खुद को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत के बाद रिपेयर कर लेता है। बट अब यहाँ पे दिमाग खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है, बिकॉज वो दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब आप पूछोगे कि दिमाग खुद को रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीडीएनएफ और न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में डिक्रीज कर गया है, इसलिए खुद को दिमाग रिपेयर नहीं कर पा रहा। और यही है हमारा फिफ्थ स्टेप। और इसके बाद रिया का मूड बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट रहता है, वो बहुत ज़्यादा उदास फील करती है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। और इसके बाद आपको पता है क्या होता है, डिप्रेशन। तो यही था पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसी प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है डिप्रेशन का। अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन पे, मतलब कि विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सीखते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो बस थेरेपिस्ट हमारे नेगेटिव बात और बिहेवियर को पहचान लेता है और उसको पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करता है।
और जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो हमारा मूड खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगता है और हम खुश रहने लगते हैं। तो बस यही हमारा काम होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, कि थेरेपिस्ट हमारे नेगेटिव बात, नेगेटिव सोच को पहचान लेता है, नेगेटिव बिहेवियर को पहचान लेता है और फिर उसको पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारा मूड इम्प्रूव होता है, हम खुश रहने लग जाते हैं। देखो लिखा है, थेरेपी दैट मॉडिफाई नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव मूड, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल थेरेपी। डिप्रेशन कभी कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से आता है, या तो फिर किसी का घर में डेथ हो गया है तो उसका सदमा लग गया है, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो इसमें क्या करता है ना, थेरेपिस्ट रिलेशनशिप के इशू को सॉल्व करता है और इमोशनल सपोर्ट देता है, इसी को हम इंटरपर्सनल थेरेपी कहते हैं। थेरेपी दैट फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसी को हम इंटरपर्सनल थेरेपी कहते हैं। मतलब थेरेपिस्ट इसमें हमारा रिलेशनशिप के इशू को सॉल्व करने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हुआ है। थर्ड है काउंसलिंग। इसमें पेशेंट अपनी फीलिंग, अपने प्रॉब्लम, अपने स्ट्रेस को शेयर करता है और काउंसलर पेशेंट को सुनता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, प्रॉब्लम से डील करने का तरीका बताता है। इससे पेशेंट का दिल हल्का हो जाता है और नेगेटिविटी दूर होता है। देखो लिखा है, इमोशनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए सपोर्ट और गाइडेंस देना, इसी को हम काउंसलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है साइको एजुकेशन। पेशेंट और फैमिली को डिप्रेशन के बारे में समझाना और एजुकेट करना। इसमें बताया जाता है कि डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, रिलैप्स के क्या साइन हो सकते हैं, मतलब डिप्रेशन जब ठीक हो जाता है उसके बाद जब डिप्रेशन होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, ये बताया जाता है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस क्या होता है, मतलब ट्रीटमेंट को रेगुलर लेना क्यों ज़रूरी है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस मतलब ये होता है। एक लाइन में समझो तो साइको एजुकेशन में पेशेंट और उसकी फैमिली को डिप्रेशन के बारे में एजुकेट किया जाता है, स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका बताया जाता है, रिलैप्स के साइन बताए जाते हैं, मतलब जब डिप्रेशन दोबारा होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो बताया जाता है, और ट्रीटमेंट एडहेरेंस क्यों ज़रूरी है, मतलब ट्रीटमेंट को रेगुलरली लेना क्यों ज़रूरी है। एडहेरेंस मतलब होता है रेगुलर लेना ट्रीटमेंट। इन सब के अलावा डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन पे, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं डिप्रेशन के केस में। तो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। इसका मतलब है वो मेडिसिन जो डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है उसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, तो वो मेडिसिन जो डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करता है उसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। ऑब्वियसली ये डिप्रेशन को ठीक कर देता है और इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माउ ए, इसका एग्जांपल हो जाएगा मॉक्लोबिमाइड। सेकंड है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राइजोडोन। थर्ड है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है Na+5-HT एंटी डिप्रेसेंट, इसका एग्जांपल है एमिट्रिप्टिलिन। सेकंड है प्रीडोमिनेंटली NAD अपटेक इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है रिबॉक्सिटिन। फोर्थ है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है फ्लोक्सिटिन। और फिफ्थ है सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसका एग्जांपल है डुलोक्सिटिन। अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग ड्रग्स। तो इसका ट्रिक हो जाएगा मोहन ड्रग्स से जाता है, अम्मी रिपीट पर फैमिली की डिप्रेशन की कहानी सुनाती हैं। मोहन से हो जाएगा मॉक्लोबिमाइड, ड्रग्स से हो जाएगा ट्राइजोडोन, अम्मी से हो जाएगा एमिट्रिप्टिलिन, रिपीट से हो जाएगा रिबॉक्सिटिन, फैमिली से हो जाएगा फ्लोक्सिटिन, डिप्रेशन से हो जाएगा डुलोक्सिटिन। इसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगी। सुनना, थैंक यू। कोई सुन, अब फॉर्मेलिटी मत कर, बस कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दे कि तुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और तुझे समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, बाय, मैं चला अनन्या से मिलने।